वेलकम बैक जी। अब हम बात करेंगे, जैसा कि हमने आपको ब्रेक पर जाने से पहले बताया था, नया पाकिस्तान हाउसिंग प्रोग्राम, जिससे हमारे जो गरीब आवाम हैं, जो वो आवाम हैं जो अपना घर अफोर्ड नहीं करते हैं लेकिन अपना घर रखने का ख्वाब ज़रूर रखते हैं, तो उनके लिए अच्छी खबर ये है, खुशी की खबर ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने इसी महीने ये अनाउंस किया है कि अगले महीने से घरों की तामीर का ये जो सिलसिला है इसे शुरू कर दिया जाएगा और इस तरह से 50 लाख घर तामीर किए जाएंगे और इससे जो गरीब आवाम है उनको अपनी छत मैसर आएगी। जी बिल्कुल, अपनी छत भी मैसर आएगी और उसके साथ साथ नाज़रीन उससे जुड़ी हुई है, वज़ीर आज़म बार बार ये कह चुके हैं कि 40 इंडस्ट्रीज़ जो है उसके साथ जुड़ी हुई, तो इक़्तिसादी सरगर्मियों में भी इजाफा होगा, शरह नमू में भी इजाफा होगा। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे स्टूडियो में द मोस्ट कंसर्न पर्सन इस वक्त मौजूद है। नाज़रीन, आप चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी CEO हैं, ग्रुप CEO हैं हबीब रफ़ीक ग्रुप के, बहुत नामवर कंस्ट्रक्शन कंपनी है पाकिस्तान में, इंजीनियरिंग कंपनी है, तो उनके CEO हैं मलिक मोहम्मद असलम इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, आपको वेलकम करते हैं PTV न्यूज़ स्टूडियो में। थैंक यू वेरी मच जी। सबसे पहले एक नेचुरल सवाल यही बनता है कि हम अभी बात कर रहे थे कि इक़्तिसादी सरगर्मियों में इजाफा होता है, तो पाकिस्तान की जो इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं, जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, रियल एस्टेट सेक्टर है, वो किस तरह से ज़र मुबादला जो बाहर का फ़ॉरेन एक्सचेंज है वो कमा सकती हैं और पाकिस्तान के इस्तेहकाम में किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती हैं? जी, बहुत मेहरबानी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपका और PTV का मशकूर हूँ कि आपने एक बहुत ही अहम और टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए मुझे बुलाया है। सही। मैं पिछले 32 साल से इस फर्म में काम कर रहा हूँ और मैंने कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ का उतार चढ़ाव बड़े गौर से देखा है। सही। और बाकी जो कंपनीज़ हैं उनको वो भी हमारे साथ काम कर रही हैं। देखिए, ये जो टॉपिक है बहुत अहम है, इसको एक ही सेशन में ख़त्म करना मुमकिन नहीं होगा। तो मेरी जो है ना आपसे अपील होगी कि आप इस टॉपिक के लिए दोबारा भी हमें बुलाएं ज़रूर। जी इंशाल्लाह। और हम मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के नुमाइंदे मिल के चाहते हैं कि हम आपसे और हुकूमत के मुख्तलिफ़ अदारों से मीटिंग करें, ताकि ये जो है ना कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ ये किसी भी मुल्क की माइशत के लिए रीढ़ की हड्डी होती हैं। इसमें सबसे बड़ी जो एग्जांपल हमारे सामने है वो मलेशिया है। जो मलेशिया में पिछले रजीम में महातीर ने क्या काम किया था कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज़ को, कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट को एज ए इंडस्ट्री करार दे दिया था। उससे क्या हुआ कि जो सारे बैंकिंग सेक्टर थे उन लोगों ने उनको लोन देना शुरू कर दिया। जिस तरह इंडस्ट्री बनाने के लिए आप लोन ले सकते हैं, लैंड ले सकते हैं, उससे अपनी इक्विपमेंट खरीद सकते हैं, ऐसे ही कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ को और रियल एस्टेट को अगर आप इंडस्ट्री करार दे दें तो एक बहुत बड़ा एक जो मसला है कंपनीज़ का हल हो सकता है। अब आपने जो सवाल किया था वो ये था कि जो हमारी कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कंपनीज़ हैं वो ज़र मुबादला में कैसे इजाफा कर सकती हैं। देखिए, 2012 से ना इसका रुझान में इजाफा हुआ था कि जो कंस्ट्रक्शन कंपनीज थी मुख्तलिफ ममालिक की, वो दूसरे मुल्कों में जाके काम करके अपनी GDP के इंक्रीज़ के लिए वो बड़ा अहम किरदार का उन्होंने शुरू किया। इसमें सबसे जो अहम ममालिक हैं उसमें चाइना, कोरिया, तुर्की हम देख रहे हैं कि चाइनीज़ कंपनी कितनी पाकिस्तान में भी काम कर रही हैं, मलेशिया में, मिडल ईस्ट में। अब आपको हैरानगी होगी कि 9.7% GDP का जो शेयर है वो चाइना का सिर्फ कंस्ट्रक्शन कंपनी जो फॉरेन कंट्रीज़ में काम करके ट्रांसफ़र करती हैं। इसमें 5.5% जो है तुर्की का वो है, और इसमें जापान का छोटा सा मुल्क है जापान, 6.2% GDP का जो शेयर है वो जापान का है इसके अंदर, जो अपनी कंट्री के लिए काम कर रही हैं। फिलिपाइन, मलेशिया का 3.2% है, और पाकिस्तान का पूछेंगे मुझसे तो सिर्फ 0.8% है, जो कि ना होने के बराबर है। अच्छा जी, ऐसा क्यों है? इसकी बहुत सी वजूहात हैं कि पाकिस्तानी जो कंपनीज़ हैं उनको उस तरह की सपोर्ट मैसर नहीं आ पाती बाहर के मुल्कों में, जिस तरह बाकी गवर्नमेंट्स दे रही होती हैं अपने कंपनीज़ को दे रही होती हैं। मिसाल के तौर पे मैं अर्ज़ कर दूँ कि जो हमारी पाकिस्तानी एम्बेसीज़ हैं, जिस तरह बाकी एम्बेसीज़ से हम सपोर्ट लेते हैं या बात देखते हैं कि वो अपने वर्कर्स की, यहाँ पाकिस्तान में जो भी तुर्की के कंपनियां काम करती हैं, तुर्क एम्बेसडर आके उसका इफ्ताह करता है। हाँ जी। और हमारे यहाँ कभी ऐसा नहीं हुआ। मैंने मलेशिया में काम किया है, हमारी कंपनी ने UAE में काम किया है, हम सऊदी अरब में काम कर रहे हैं, हमें कभी इस तरह की सपोर्ट नहीं मैसर आ सकी जिस तरह चाइनीज़ या टर्किश या बाकी कंपनियों के एम्बेसडर सपोर्ट करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इसमें इस फोरम को
और बड़े हाई लेवल पे ले जाकर बात करने की ज़रूरत है। सही है। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि वो सहूलियात मैसर नहीं हैं जो सहूलियात मैसर होनी चाहिए, ये सहूलियात जो हैं वो मुहैया की जानी चाहिए हुकूमत की तरफ से, तो बताइएगा क्या सहूलियात इसके अलावा कि एक तो इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, दूसरा इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा हो, स्पेशली जो हमारे ऑफिस हैं, जो हुकूमत से रिलेटेड जो ऑफिस हैं, जो हुकूमत के नुमाइंदगान हैं, इसके अलावा बताइएगा कि किस तरह से रियल इस्टेट सेक्टर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात देकर उससे ज़्यादा फ़ायदा लिया जा सकता है हमारे मुल्क के लिए। देखिए, सबसे पहले तो जो हमारी इंजीनियरिंग कंपनीज़ है ना, इनका टारगेट हम फिक्स करें कि जिस तरह बाकी कंट्रीज़ के कंपनीज़ 9-10% तक लेके जा रही हैं, अपना शेयर अदा कर रही हैं, हम फॉर एग्जांपल फिक्स कर लेते हैं कि हमने इंजीनियरिंग सेक्शन से 5% लेना है, और फिर उसमें देखना यह है कि इनकी हमारी मुश्किलात क्या हैं, हमारी वो सपोर्ट क्या है जो हमें चाहिए बाहर के कंट्रीज़ में जो जाके नहीं मिलती। वो ये है कि देखें, हमारे जो बैंक्स हैं वो हमें बिड बॉन्ड, परफॉर्मेंस बॉन्ड, ये चीज़ें नहीं दे पाते। अच्छा। दूसरे कंट्रीज़ के चाइनीज़ बैंक्स जो हैं वो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, उनको वो सहूलियत मिल जाती हैं। नंबर 2, जो टैक्स रजीम में रिलैक्सेशन है वो फॉरेन कंपनी को मिल जाती है, हमें वो नहीं मिल रही होती, इसलिए वो कंपनियां भी आगे काम ले लेती हैं। जब वो ट्रेनिंग भी नहीं हो रही होती है, हमारे अपने जो कंट्री में ही प्रोजेक्ट चल रहे हैं, वहाँ जो हमें ट्रेनिंग होनी चाहिए हमारी कंपनीज़ को, वो ऑफ कोर्स यहाँ नहीं हो पा रही होती। वो सारा काम, तो वर्कर सारे हमारे पाकिस्तानी होंगे, काम करने वाले लोग सारे पाकिस्तानी होंगे, मगर मैनेजमेंट जो है और जो टॉप स्केल है वो बड़ी कंपनियां ले जाती हैं, अपना शेयर वो सारा प्रॉफिट अपने कंट्री में शिफ्ट कर लेती हैं। इस सिलसिले में वो सपोर्ट और वो जो टैक्स रजीम में जो G2G हेल्प होती है, जो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट सपोर्ट होती है, वो नहीं मिल पा रही होती है, जो मिलना बहुत ज़रूरी है। सही। अच्छा, एक मतलब रियल एस्टेट सेक्टर के हवाले से जब भी जहाँ पर भी बात होती है, एक मिसकॉन्सेप्शन कह लें या शायद मैं कहूँगा लाइल्मी इग्नोरेंस कह लें, वो यही है कि जी जो प्रॉपर्टी का काम है, जो रियल एस्टेट का काम है, वो यही है कि जी मकान ले लिया, किराए पे दे दिया, प्लॉट ले लिया, प्लॉट बेच दिया आगे, इस तरह। एक तो ये कि रियल एस्टेट सेक्टर में पोटेंशियल कितना है पाकिस्तान में, ये ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरा ये कि मुल्क की मईशत में किस तरह से ये अपना किरदार अदा कर सकते हैं। देखिए, बड़ा अहम ये सवाल है, और इस सिलसिले में मैं अर्ज़ करूँगा कि जो रियल एस्टेट सेक्टर है वो पिछले सालों में गवर्नमेंट में जो रेवेन्यू कलेक्शन में 19% शेयर रहा है इसका। सही। जो कि पिछले 2016 से डिक्लाइन शुरू हुआ है और दोबारा से राइज़ नहीं कर पा रहा। उसकी भी बहुत सी वजूहात हैं। इसके लिए भी मैंने जिस अर्ज़ किया कि जो बैकअप सपोर्ट है गवर्नमेंट से, उसमें आना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे अहम जो रोल है गवर्नमेंट का वो है NOCs के लिए किरदार अदा करना। सही। जो मुख्तलिफ अदारे हैं, इस तरह 19 अदारों से लेनी पड़ती है NOC, जिसमें आपके TMAs आ जाते हैं, वासा है और बहुत से अदारे हैं। तो इसके लिए वन विंडो ऑपरेशन अगर हो जाए, एक जगह डेवलपर जाए, वहीं से सारे NOCs इशू हों, जो भी उसकी मुश्किलात हैं वो वहाँ से हल हों, जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं, अगर इंटर डिपार्टमेंटल की प्रॉब्लम्स हैं, जो कि रेगुलर अथॉरिटीज़ हैं, वो जो उनके आपस में मसाइल हैं वो एक विंडो में हल हो जाएं, तो उसमें बहुत ज़्यादा सहूलत पैदा हो सकती है डेवलपर्स के लिए। नंबर 1। नंबर 2, इसमें देखिए ये जो इंडस्ट्री है, रियल एस्टेट इंडस्ट्री में इस वक्त जो डेवलपर्स के साथ लोग काम कर रहे हैं उनकी तादाद कम अज़ कम 10 मिलियन है। 1 करोड़ लोग काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में। बहुत बड़ी तादाद है ये तो। और जो डीलर है, दूसरा जो उसमें लोग हैं वो डीलर हजरात हैं। सही। जो कि पाकिस्तान में मेरे अंदाजे के मुताबिक 35 लाख से ज़्यादा हैं। इस वक्त जो डिक्लाइन हुआ है उसकी वजह से एक तो जो बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। सही। अगर ये रियल एस्टेट इंडस्ट्री दोबारा आती है बूम में, तो वो सारी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है वो बढ़ जाएंगी। नंबर 2, दूसरा आपने फरमाया था पहले ही कि जो इसमें 55 ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो इसके साथ मुंसलिक हैं। इसमें आपका स्टील है, सीमेंट है, क्रश है और ब्रिक्स हैं, और आपके वर्कर बहुत किस्म के वर्कर इसमें, कारपेंटर, मैसन, यू नेम इट, एंड दैट फैसिलिटी इज़ रिक्वायर्ड फॉर रियल एस्टेट। अगर ये रियल एस्टेट को ही अगर हम बूम दे दें, इसकी मुश्किलात हल कर दें, मेरा ख्याल है कि जो 25% जो रेवेन्यू में के मसाइल हैं वो हल हो सकते हैं। ये इसके बूम के लिए एक और चीज़ बड़ी ज़रूरी है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए, जब हम बात करते हैं कि जो टैक्स का निज़ाम है, जो टैक्स स्ट्रक्चर है, जिस तरह आपने भी बात की, उसको बिज़नेस फ्रेंडली बनाया जाए। तो इस सिलसिले में आपकी हुकूमत से कोई बात हुई है, कोई बात हो रही है, या कोई यकीन दहानी कराई गई है कि इसको बिज़नेस फ्रेंडली बनाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो इन्वेस्ट करें इस सेक्टर के अंदर?
देखिए इस सिलसिले में हमारा बातचीत चल रही है गवर्नमेंट के मुख्तलिफ अदारों से। और देखिए एक ना ये कॉम्प्लिकेटेड बहुत हो गया है, मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ टैक्स लागू होते रहे, सही, नए आने वालों ने नए टैक्स लगा दिए मगर पिछले वालों को रिफॉर्म नहीं किया। अब इस वक्त अगर आप प्लॉट लेने के लिए जाए ना, लेना हो कोई चीज़, आपने काम करना हो, 7 तरह के टैक्स हैं। डेवलपमेंट टैक्स, CVT, गेन टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, स्टैंप ड्यूटी, एडवांस टैक्स, फाइनल टैक्स। जो होता है ना, इन्वेस्टर वासी घबरा जाता है सुन के कि ये कहाँ कैलकुलेट होगा, कैसे कैलकुलेट होगा, किस वक्त कौन सा टैक्स लगेगा, मैं तो नहीं कर सकता। सही। मैं पिछले 12 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, इस शोबे के साथ मुंसलिक हूँ। आप यकीन करें मैं आज तक नहीं कैलकुलेट कर सकता कि एक प्लॉट लेने के लिए मुझे क्या क्या कब और कहाँ करना पड़ेगा। इसको ना इसमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। एक ही तरह का टैक्स हो जो डेवलपर पे लगा दें या बायर या सेलर पे लगा दें, जो इजीली बंदा वो कैलकुलेट कर सके बगैर किसी कंसल्टेंट या बगैर किसी स्पेशलिस्ट के। ये बात वो जो लेने देने वाला जो है, और इसमें जो ना स्पेशली देखें जो है ना ओवरसीज़ आपके जो हमारे ना ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, उनको इस रजीम में लाना बहुत ज़रूरी है। उनका जो है ना वो जो शेक हुआ है ट्रस्ट इस वक्त, इसकी वजह से, ये टैक्स की वजह से, उनको टैक्स में सहूलियात देना, टैक्स में छूट देना या लेट टैक्स लेना, इसमें जब तक हम नहीं करेंगे तो इसमें काफ़ी बेहतरी नहीं आने का। ठीक है। अच्छा, एक और बड़ी अहम चीज़, एक ज़रूरी चीज़, इंजीनियरिंग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर काम कर रही हैं और दिखाई ये देता है कि बड़ा फाल किरदार जो है वो अदा कर रही हैं। लेकिन कुछ हमें बताइएगा कि निजी शोबे की वो किस तरह से मदद कर सकती हैं, जैसा कि PEC हैं, EDB वाले हैं या आबाद हैं, ये किस तरह से निजी शोबे को मदद करें कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बूस्ट आ सके? देखिए इस सिलसिले में अर्ज़ ये है कि जिस तरह मैंने पहले भी बताया था कि जो हमारे पाकिस्तान में बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो भी अमूमन फॉरेन कंपनीज को दिए जाते हैं। पाकिस्तानी कंपनीज को चांस इसलिए नहीं मिल पाता कि इनका जो एक स्कोरिंग होती है, रैंक में वो कमी होती है, कम होते हैं, उनको प्रोजेक्ट मिल नहीं पा रहे होते और जिसकी वजह से ट्रेनिंग नहीं हो पा रही होती। सही। जो हमारा जो लोग हैं, जो हमारी काम करने वाले हैं, मैनेजमेंट स्किल है और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र है, वो नहीं हो पा रही होती, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। अब उसमें ये हेल्प ये हो सकती है उन अदारों की तरफ से कि वो ये इंश्योर करें कि जो पाकिस्तान में कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके साथ लोकल कंपनीज़ को अटैच करें और उनका रोल हो, सिर्फ वो कागजी कार्रवाई ना हो कि उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिख दिया गया और उनका कोई रोल ना हो। उनका प्रॉपर जब तक रोल नहीं होगा, उनकी जो ट्रेनिंग हमारे लोगों की नहीं होगी, हमारे जो टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र, जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, वो जब तक टेक्निक्स नहीं आएंगी उस वक्त तक ज़ाहिर एक स्किल पैदा नहीं होगी। वो जब तक वो साथ अटैच करेंगे तो स्किल पैदा होगी, तो हम पाकिस्तान में भी और पाकिस्तान से बाहर भी जाकर ये काम अहम तरीके से अदा कर सकते हैं। अच्छा मलिक साहब, जैसे आपने बल्कि प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि बहुत बड़ा टॉपिक है डेफिनेटली, और चूँकि अब तो ये 50 लाख घरों का सिलसिला जो है वो आगे चलना है, तो इंशाल्लाह आपसे दोबारा भी मुलाकात होती रहेगी। मैं आखिर में प्रोग्राम का चूँकि वक्त अपने अख्ताम को पहुँच रहा है आपसे मुलाकात का, ये जो वज़ीर-ए-आज़म का विज़न 50 लाख घरों का है, इसमें आप निजी शोबे के रिप्रेजेंटेटिव होने की हैसियत से क्या मैसेज दे सकते हैं कि किस तरह से हुकूमत को क्या मशवरा देंगे कि वो प्राइवेट सेक्टर को किस तरह से शामिल करे, रियल एस्टेट सेक्टर को किस तरह से शामिल करे, क्या मदद कर सकते हैं आप लोग आगे आकर, क्या मशवरा? देखिए इस सिलसिले में ना इसमें अर्ज़ ये है कि ये एक मुश्किल टास्क है जी, ये आसान टास्क नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने ये कौम से प्रॉमिस किया हुआ है। इसमें हम सबको एज ए पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर साहब की हेल्प करनी चाहिए, उनको सपोर्ट करनी चाहिए। सही। मगर एज ए रियल एस्टेट डेवलपर हम ये सपोर्ट कर सकते हैं कि गवर्नमेंट के लिए हर हाउसिंग सोसाइटी में 2% गवर्नमेंट की लैंड होती है। गवर्नमेंट ये बॉन्ड कर सकती है हमें रियल एस्टेट को कि उसको उस हाउसिंग के लिए फ़िक्स कर दिया जाए और डेवलपर को बॉन्ड कर दे कि उसमें वो 3 मरला 5 मरला के प्लॉट बना के गवर्नमेंट को दे। और मेरा ख्याल है अगर ये गवर्नमेंट अनाउंस कर देती है तो कल से ही कई लाख घरों के लिए काम शुरू हो सकता है और फौरन ग्राउंड पे वो काम शुरू हो जाएगा और नजर आएगा। विद इन 1 मंथ आपको रिजल्ट नजर आना शुरू हो जाएगा। हर हाउसिंग सोसाइटी में हिस्सा होता है गवर्नमेंट का? हर सोसाइटी में 2% होती है पब्लिक बिल्डिंग की लैंड होती है, उसमें 1% गवर्नमेंट पर जाती है। सही। उस 1% पे गवर्नमेंट ये अनाउंस कर दे कि सिर्फ और सिर्फ वो घर बनेंगे, तो हर डेवलपर जो है वो प्लॉट बना के देगा 3 मरला के छोटे घर, जो भी गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है, तो कल से ही बनने शुरू हो जाएंगे। बड़ी अच्छी तजवीज़ है वैसे। तो इसलिए मैं ना देखिए मैं आपके तवज्जुह से ना गवर्नमेंट से अपील करूंगा, आपसे भी अपील करूंगा, मुख्तलिफ इदारों से अपील करूंगा कि वो ना हमारे कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियरिंग कंपनीज और जो रियल एस्टेट के बड़े प्लेयर्स हैं उनको मदद करें
आपके प्लेटफॉर्म पे या किसी और प्लेटफॉर्म पे, और हम सबसे सजेशन लें, क्योंकि हम ना एक पाकिस्तान की मैशत का बड़ा हिस्सा है इंजीनियरिंग जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं या रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं। सही सही। तो ये मेरी अपील है गवर्नमेंट से और प्राइम मिनिस्टर साहब से भी कि हमें बुलाएं, हमसे बातचीत करें, और हम बड़ा अहम ये जो टॉपिक है इसमें गवर्नमेंट की हेल्प कर सकते हैं और गवर्नमेंट के जो रेवेन्यू की इंक्रीज़ के लिए बड़ा काम कर सकते हैं। सही जी। मलिक मोहम्मद असलम साहब, आप हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ लाए, बहुत शुक्रिया। टॉपिक वाकई बहुत बड़ा है, जैसे कि टास्क बहुत बड़ा है 50 लाख घर बनाने का। बहरहाल गुफ्तगू का बहुत मज़ा आया, इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात कभी करेंगे, क्योंकि 50 लाख घर अल्लाह करे। बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम।